गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन में गत कक्षा में हमने महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचारों को समझना शुरू किया था। उन्होंने विभिन्न आर्थिक विचार विभिन्न अवधारणाओं के संदर्भ में दिए। व्यक्तिवाद उनमें से एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी। व्यक्ति गांधी जी के जीवन का या दर्शन का केंद्र बिंदु माना गया है। उन्होंने व्यक्ति को सर्वोच्च माना है और व्यक्ति को परम साध्य माना है। ये हम गत कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। मानव और आर्थिक मानव के संबंध में गांधी जी ने अपने विचार प्रकट किए। पूंजीवादी आंदोलन ने मानव के अंतर्गत निहित नैतिक मूल्यों का परित्याग कर आर्थिक मानव की कल्पना की है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार की धन प्राप्ति एवं व्यय का यह आर्थिक मानव केंद्र बिंदु है। मानव जीवन की अन्य विधाओं से अलग यह आर्थिक मानव विशिष्ट रूप से स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर रहा है। प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा की संकल्पना अहस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत यह न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम संतुष्टि में लगा हुआ है। अमेरिका, यूरोप आदि देशों में तो साधनों की बहुलता व श्रम शक्ति का अभाव है। वहाँ तो यह सिद्धांत आज के भौतिकवादी लक्ष्य को प्रदान करता है। लेकिन यह भौतिकवादी प्रगति कुछ के लिए कुछ समय को आएगी, क्योंकि यह समाज का संतुलित व समान विकास प्रदान नहीं करती। यह समस्त नैतिकता एवं आदर्शों का परित्याग कर सामान्य मानव को गुलाम बनाकर और आर्थिक मानव को अग्रदूत बनाकर प्राप्त होती है। इस विशिष्ट परिस्थिति में मानव दो भागों में बट जाएगा। एक मानव वास्तविक मानव है तो दूसरा आर्थिक मानव। इस विभाजन का विशिष्ट लक्षण होगा कि जो लोग नैतिकता के दायरे में आते हैं, जैसे संत, मानवतावादी, अध्यात्मवादी, सांस्कृतिक मानव आदि का कोई न तो अस्तित्व रहेगा और न ही उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा, क्योंकि वे आर्थिक मानव के दायरे में नहीं आते। इस भौतिकवादी दौड़ का लक्ष्य है धन की अधिकतम प्राप्ति व संचय। उपयोगितावादियों ने आर्थिक मानव की अवधारणा के अंतर्गत नारा दिया, अधिकांश व्यक्तियों के लिए अधिकांश वस्तुएं, अर्थात ग्रेटेस्ट गुड्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर। इस समाज के कृत्रिम विभाजन पर अलग अलग देश में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। पश्चिमी देशों में यह प्रतिक्रिया अच्छी रही, परंतु पूर्व के औपनिवेशिक देशों में इसका बुरा परिणाम निकला। भारत जैसा देश जो कि आध्यात्मिकता, नैतिकता एवं आदर्शों के लिए संसार में प्रसिद्ध है, इस विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे व्यापक बुराइयों ने जन्म लिया है। भारत इन विकट परिस्थितियों के चलते स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र हो गया। गांधी जी ने भारत के लिए नया समाधान पुराने आदर्शों व वर्तमान परिस्थितियों में विज्ञान के सम्मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। गांधी जी का आदर्श बना सर्वोदय। जहाँ व्यवस्था थी सभी के लिए अधिकांश वस्तुएं, अर्थात ग्रेटेस्ट गुड्स टू ऑल। गांधी जी का सर्वोदय मानव पर आधारित है, न कि आर्थिक मानव पर। गांधी जी ने सादगी एवं आवश्यकताओं के
संबंध में विचार व्यक्त किए। सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी का जीवन दर्शन है, जिसका स्वयं उन्होंने पूर्ण रूपेण परिपालन किया। गांधी जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन सादगी से जीना चाहिए और उसके विचार उच्च स्तरीय होने चाहिए। गांधी जी का कहना था कि हमें आवश्यकताओं को कम से कम करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं बुनियादी आवश्यकताएं ही होनी चाहिए। आवश्यकताएं तो अनंत हैं, हम उन्हें जितना बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। गांधी जी के अनुसार यह मन उस चंचल पक्षी के समान है जिसे जितना ज़्यादा मिलता है उतनी ही ज़्यादा उसकी भूख बढ़ती है और अंत में फिर भूखा का भूखा रहता है। इसलिए इच्छाओं की सीमा का अत्यंत विस्तार करना और फिर उनकी पूर्ति के लिए हाय हाय करना मात्र एक भ्रम और जाल प्रतीत होता है। सभ्यता का सच्चा अर्थ अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं बल्कि सप्रयास कम करना है। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि भौतिक कल्याण जीवन में सुख प्राप्ति का साधन नहीं है। सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी के जीवन दर्शन में भौतिक कल्याण के अतिरिक्त बहुत कुछ कल्याणकारी तथ्य अवशिष्ट हैं। मानव का मुख्य ध्येय ईश्वर प्राप्ति है, जो कि भौतिक कल्याण के मार्ग से कदापि संभव नहीं। गांधी जी प्रश्न करते हैं कि क्या आवश्यकताओं के बढ़ने से मानव जीवन में प्रसन्नता बढ़ी है? क्या मनुष्य को दासता से मुक्ति मिली है? इसका जवाब है नहीं। गांधी जी आवश्यकताओं के बढ़ाने के इसलिए भी विरुद्ध थे क्योंकि वे भारत के गांवों को और वहाँ के रहन सहन के पुराने तौर तरीकों को बहुत चाहते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अहिंसावादी समाज के अस्तित्व के लिए इतिहास में इस जीवन से निकटतम कोई पद्धति नहीं है। गांधी जी का कहना था कि आवश्यकताओं की वृद्धि मानव का व्यक्तित्व कलंकित कर रही है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलवान द्वारा निर्बल के शोषण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आवश्यकताओं के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के विचार के एकदम विपरीत था, परंतु भारतीय परिस्थितियों में उचित व सही था। भारतीय अर्थशास्त्री जे.के. मेहता ने आवश्यकताओं के संदर्भ में गांधी जी के विचारों का अनुसरण किया। वर्ण आश्रम धर्म के संदर्भ में गांधी जी ने विचार प्रकट किए। प्राचीन भारत में वर्ण आश्रम धर्म पूर्ण व समन्वयात्मक सहकारी जीवन का आदर्श था और समस्त समाज 4 कार्यात्मक समूहों में विभाजित था। गांधी जी का कहना था कि इस वर्ण व्यवस्था में कतिपय बुराइयां प्रविष्ट कर गई थी, लेकिन प्राचीन काल में इस व्यवस्था ने महती उद्देश्य को प्रदान किया। आधुनिक तकनीकी रूप में कहलाने वाले श्रम विभाजन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप था। गांधी जी के अनुसार ईश्वर सर्वोच्च सत्ता है, समस्त समाज एक ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। इस संदर्भ में वेदोक्त वर्ण व्यवस्था में गांधी जी की गहरी आस्था थी। और चारों वर्णों के सहयोग से समाज सुव्यवस्थित ढंग से चलता है, गांधी जी का ऐसा विचार था। गांधी जी की वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म न होकर कर्म था। गांधी जी ने गीता का गहन अध्ययन किया था। गीता के अंतर्गत ही श्री कृष्ण ने अति स्पष्ट शब्दों में बताया कि 4 वर्ण गुण कर्म विभाग अनुसार ही बनाए गए हैं। व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह क्रम में 4 अवस्थाएं थी: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन की सफलता की कुंजी है। वर्ण व्यवस्था समाज की सफलता की कुंजी और वर्ण आश्रम ही हिंदुत्व की सफलता का रहस्य है।
इस वर्णाश्रम व्यवस्था से पुरुषार्थ, चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ होता है और अंततः आत्म तत्व की प्राप्ति व सर्वोच्च सत्ता ईश्वर से साक्षात्कार। गांधी जी के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म पृथ्वी पर मानव के लक्ष्य को परिभाषित करता है। वह दिन प्रतिदिन इसलिए जन्म नहीं लेता कि वह धनी होने के स्रोत तलाशे और जीवन यापन के विभिन्न माध्यम खोजे, बल्कि उसका जन्म इसलिए हुआ है कि वह अपनी शक्ति के प्रत्येक अणु का उपयोग ईश्वर को जानने के उद्देश्य से करे। इस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म गांधी जी की तत्व मीमांसा का अंग है। गांधी जी की पूर्व सभ्यता में दृढ़ आस्था व प्रेम था, जो कि आत्मत्याग व संतोष की भावना पर आधारित थी। इसके विपरीत पश्चिमी सभ्यता के निर्देशक तत्वों में संग्रह व कभी न मिटने वाली भूख प्रमुख थे। प्रथम कर्तव्यों की बात करती है तो दूसरी अधिकारों पर बल देती है। एक परमार्थवादी है तो दूसरी स्वार्थी। गांधी जी ने पूर्वी सभ्यता के साध्यों की प्राप्ति के लिए वर्ण आश्रम व्यवस्था के पुनरुत्थान पर बल दिया तथा कहा कि इसके पुनरुत्थान से ही सच्चे प्रजातंत्र की प्राप्ति होगी। गांधी जी ने इस वर्ण आश्रम धर्म में अनेक संभावनाएं व्यक्त की। उन्हीं के शब्दों में वर्ण आश्रम इस प्रकार कोई मानव निर्मित संस्था नहीं है, बल्कि मानव परिवार को निर्देशित करने वाला सर्वव्यापी जीवन का नियम है। इस नियम के परिपालन से जीवन जीने योग्य बनेगा, शांति व प्रेम का विस्तार होगा, सभी प्रकार के झगड़े व विवाद दूर होंगे, भुखमरी व दरिद्रता मिटेगी, जनसंख्या की समस्याएं दूर होंगी व बीमारियों व महामारियों का अंत होगा।